सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोप्रिप जियोलॉजी यूट्यूब चैनल। सो आज से हम वो जून 2024 का क्वेश्चन सीरीज कंटिन्यू करेंगे। 1 से 10 नंबर तक किए थे पिछले वीडियो में। आज 11 नंबर से करेंगे पार्ट बी का क्वेश्चन। सो ये रहा पहला क्वेश्चन। क्या दिया है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन स्टेडी स्टेट ऑफ मटेरियल इन ओशन। सो पहले तो आप ये समझो स्टेडी स्टेट का मीनिंग क्या है। सो स्टेडी स्टेट का सिंपल मीनिंग ये होता है कि इक्विलिब्रियम मीन्स प्रॉपर्टीज रिमेन्स कांस्टेंट ओवर टाइम। इसका मतलब क्या है? मतलब जो ओशन में हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो लेट सपोज एक प्रॉपर्टी हम लेते हैं सैलिनिटी, ठीक है। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशन। वैसे तो हर एक ओशन का सैलिनिटी डिफर करता है। पैसिफिक में कुछ सैलिनिटी होता है, अटलांटिक में कुछ होता है, ओशन में अलग होता है, सीज में अलग होता है। बट जो क्या बोलते हैं, जो एवरेज सैलिनिटी, एवरेज एनुअल सैलिनिटी हम बोलते हैं, वो रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है, ये किस लिए होता है? ये स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम की वजह से होता है। तो इसका मतलब क्या है? नॉट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब ना कोई जितना भी इनपुट हो रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट का, उतना ही आउटपुट हो रहा है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, आप लोग देख लीजिए। पहला क्या था? इनपुट फ्रॉम रिवर्स इक्वल द पार्टिकल फ्लक्स आउट ऑफ द यूफोटिक जोन। यहाँ खाली यूफोटिक जोन का बात नहीं हो रहा है। सेकंड है कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट चेंज विद टाइम। ये क्वेश्चन के लिए फिट बैठता है। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन का चेंज नहीं होता है। कॉन्सेंट्रेशन उतने का उतना ही रहता है, क्योंकि ओशन का अपना एक केमिकल एनवायरनमेंट होता है। वो अपने आप को बैलेंस करके चलता है। कहीं पे पीएच ज़्यादा हो गया तो वो अपने आप कम करेगा, कहीं पे कम हो गया तो अपने आप ज़्यादा करेगा। तो इधर राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है? एट अ डेप्थ ऑफ 900 मिलीमीटर इन ए सेडिमेंटरी कोर, the carbon 14 activity is 1/16 of the surface activity. What is the average sedimentation rate? C14 का अपलेप दिया है 6000 ईयर। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। पहले तो वीडियो पॉज करके आप खुद से करने के लिए ट्राई कीजिए, फिर एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, ठीक है। पहले तो ये क्वेश्चन समझो दिया क्या गया है। मतलब एक सेडिमेंटरी, ऐसे समझो एक सेडिमेंटरी सीक्वेंस है, ठीक है। जो जैसे सेडिमेंटरी रॉक कैसे बनता है? लेयर वाइज, लेयर बाय लेयर जब सेडिमेंट का डिपोजिशन होता है, फिर लिथिफिकेशन, कॉम्पैक्शन, ये सब प्रोसेस के द्वारा सेडिमेंटरी रॉक बनता है। तो वो बोल रहे हैं कि 9 मिलीमीटर थिकनेस वाला एक सेडिमेंटरी रॉक है, जिसमें कि हमारा जो कार्बन 14 का एक्टिविटी है कोर में, मतलब जो पहला लेयर डिपॉजिट हुआ था वहाँ पे कार्बन 14 का एक्टिविटी 1/16 थे इन कंपैरिजन टू द सरफेस। मतलब कार्बन और उसका हाफ लाइफ जो है 6000 ईयर। मतलब लेट सपोज जब डिपोजिशन शुरू हुआ तब कार्बन था 1 kg, ठीक है। मैं नीचे वाला लेयर कोर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1 kg, तो एक हाफ लाइफ के बाद वो हो जाएगा 1/2 kg। देन और एक हाफ लाइफ में 1/4 kg। देन और एक हाफ लाइफ में 1/8 kg। देन और एक हाफ लाइफ में 1/16। ये दिया गया है, इतना अमाउंट प्रेजेंट है कार्बन का, ठीक है। मतलब कितना हाफ लाइफ है क्या है? 1, 2, 3 एंड 4। मतलब वो जो सेडिमेंटरी सीक्वेंस डेवलप हुआ है, इसी 4 हाफ लाइफ जितने टाइम में हुआ है उतने टाइम में वो डिपॉजिट हुआ है। कहने का मतलब है, लेट सपोज एक हाफ लाइफ 6000 ईयर, ओके। तो 4 हाफ लाइफ कितना हो जाएगा? 24,000 ईयर। मतलब वो जो सेडिमेंटरी सीक्वेंस है, लेयर लेयर होकर डिपॉजिट हुआ है, उसे 24,000 ईयर लगा है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन मिल रहा है, यहाँ से 1/16 उसका कंसंट्रेशन है, ठीक है। मतलब ये डीके हो रहा है, इतना टाइम लग चुका है डीके होने के लिए। मतलब इतना टाइम बीत चुका है इतना थिकनेस का सेडिमेंटरी डिपोजिशन होने के लिए। तो सिंपल सा फॉर्मूला पुट करो, 900 मिलीमीटर
थिकनेस डिवाइडेड बाय 24,000 ईयर। सो दो सेडिमेंटेशन रेट निकल जाएगा, पर ईयर कितना सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहा है, इसे सॉल्व करो, आंसर आएगा 0.0375 मिलीमीटर पर ईयर। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। हाँ, यहाँ पे दिया क्या गया, which one of the following is true in the context of El Nino। ओके, पहले जितने भी ऑप्शन है अच्छे से पढ़ लीजिए। एल नीनो अगर आप लोगों ने पढ़ा नहीं है तो ये एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओशनोग्राफी में। नेट के प्रोस्पेक्टिव में जब हम देखते हैं एल नीनो, ला नीना, वाक्का सर्कुलेशन, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं थोड़ा बहुत अभी बता रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं पहले एक इमेज दिखा देता हूँ, आंसर इसका ये है। ये जो इमेज है मैंने टूजिलो से उठाया गया है। आप लोग देख सकते हैं ये टूजिलो का जो थर्ड एडिशन है उसका 7th चैप्टर में ये डायग्राम है। वहाँ से ये टॉपिक भी आप लोगों को मिल जाएगा, 230 पेज नंबर, थर्ड एडिशन टूजिलो। ठीक है, इसमें क्या दिखाया गया है, ये जो पहले वाले में दिखाया गया है ये नॉर्मल वाक्का सर्कुलेशन, ये एल नीनो का कंडीशन, ये ला नीना का कंडीशन। ठीक है, ये जो फेनोमेना हम पढ़ रहे हैं ये सब पैसिफिक ओशन में मिलता है हमें। ठीक है, नॉर्मल वाक्का सर्कुलेशन में क्या होता है, जब हमारा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट ईस्ट से वेस्ट तक फ्लो करते हैं, वो क्या करते हैं, इक्वेटोरियल वाटर मतलब गर्म पानी ईस्ट से वेस्ट तक लेके जाते हैं। इसलिए यहाँ पे गर्म पानी जमा होता है, यहाँ पे ठंडा पानी जमा होता है। ठीक है, गर्म पानी के वजह से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, ठंडा पानी की वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे होता है, और यहाँ पे हाई प्रेशर होने के कारण बारिश नहीं हो पाता। ये याद रखिएगा, जहाँ पे लो प्रेशर होगा वहीं पे बारिश होगा। यहाँ पे बारिश का सिंबल दिया गया है। इधर ऑस्ट्रेलिया का साइड, फिलीपींस, ये सब यहाँ पे है। यहाँ पे मतलब बारिश होता है इस फेनोमेना की वजह से, और यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे ड्रॉट कंडीशन दिखाया जाता है। ठीक है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका का जो कोस्टल रीजन में ये ड्रॉट कंडीशन दिखता है। ठीक है, पर एल नीनो के केस में क्या होता है, ये सिचुएशन उल्टा हो जाता है। ये जो लो प्रेशर इधर शिफ्ट हो जाता है, ये देखो लो प्रेशर इधर शिफ्ट हो गया और हाई प्रेशर इधर शिफ्ट हो गया। ये क्यों होता है, क्योंकि जब ज़्यादा गर्म पानी यहाँ पे जमा हो जाता है, एक यहाँ से यहाँ तक एक करंट फ्लो होता है जिसे बोलते हैं इक्वेटोरियल काउंटर करंट। वो क्या करता है ना, जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो गर्म पानी को इधर तक ले आता है। हालांकि दोनों साइड गर्म पानी है, पर जो रिलेटिव प्रेशर डिफरेंस है वो चेंज होगा, इधर हो जाएगा लो प्रेशर, इधर हो जाएगा हाई प्रेशर। ठीक है, वही क्वेश्चन में दिया गया है। इसका आंसर क्या है, सरफेस वाटर ऑफ वेस्टर्न साउथ अमेरिका इज कोल्डर देन नॉर्मल। इधर देन द वेस्टर्न साउथ अमेरिका इज कोल्डर, व्हिच इज नॉट ट्रू, सॉरी क्या बोला है, व्हिच इज नॉट ट्रू। जैसे कि मैंने बोला कि गर्म पानी इधर आ जाता है, तो साउथ अमेरिका कोस्ट में जो पहले ठंडा पानी था वो गर्म हो जाएगा, मतलब जो, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, बाकी सब तो ठीक है। वीकनिंग ऑफ वीकर सर्कुलेशन, वाकर सर्कुलेशन का वीकनिंग होता है उस टाइम, क्योंकि रिवर्स हो जाता है ना, तो वाकर सर्कुलेशन डीजल हो जाता है। देन सरफेस प्रेशर डिक्रीजेस एट ताहिती। ताहिती सेंट्रल पैसिफिक में कहीं एक छोटा सा आइलैंड है, आप गूगल मैप में देख सकते हैं। एंड रेनफॉल इंक्रीजेस ईस्टवर्ड ओवर द सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन, ये भी ठीक है। द सरफेस वाटर ऑफ वेस्टर्न साउथ अमेरिका इज कोल्डर देन नॉर्मल, नॉर्मल से वार्मर हो जाएगा, कोल्डर नहीं। ठीक, सो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते। ठीक, क्वेश्चन क्या दिया गया, नॉर्थ पैसिफिक डीप वाटर हैज हायर न्यूट्रिएंट कंटेंट, हायर CO2 concentration and lower diesel oxygen than the North Atlantic because। इससे पहले ये जो क्वेश्चन है ये समझने से पहले आप लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ना होगा व्हाट इज सरफेस ओशन सर्कुलेशन एंड डीप वाटर सर्कुलेशन। ठीक है, दो टाइप का ओशन करंट का सर्कुलेशन होता है, एक सरफेस ओशन करंट एंड डीप ओशन करंट। सरफेस ओशन करंट में क्या होता है, जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है वो विंड के वजह से जनरेट होता है,
विंड के वजह से जो करंट जनरेट होता है उसी वजह से जो करंट फ्लो होता है सरफेस में, वो उसे बोला जाता है सरफेस ओशन करंट। एंड डीप ओशन करंट होता है डेंसिटी ड्रिवन, मतलब जो डेंसिटी के डिफरेंस के वजह से हायर डेंसिटी पानी नीचे आ जाता है, और अ, वो फ्लो होता रहता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसे बोला जाता है डीप ओशन सर्कुलेशन। और ये डीप वाटर सर्कुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है, उसे बोला जाता है द ग्लोबल ओशन। मतलब हम जो ओशन वाटर का प्रॉपर्टी वेरी करता है ओशन टू ओशन, वो सब सरफेस में, सरफेशियल वाटर में ही देखने को मिलता है। पर जब हम कुछ डेप्थ में जाएंगे, मान लो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर डेप्थ में गए, जिस भी ओशन के डेप्थ में आप जाओगे तो प्रॉपर्टी सेम टू सेम मिलेगा, क्योंकि अंडर द मतलब डीप करंट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और उस टाइप के सर्कुलेशन को हम कन्वेयर बेल्ट सर्कुलेशन भी बोलते हैं। मैं पहले आंसर दिखा देता हूँ, फिर उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, क्वेश्चन देख लीजिए, 3 पैरामीटर के बारे में हमें पूछा गया है। क्यों पैसिफिक ओशन में ज़्यादा न्यूट्रन कंटेंट है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 है, एंड लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 है नॉर्थ अटलांटिक के कंपैरिजन में, ठीक है। क्यों, यहाँ से हम देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बोला था, ये क्या है, ये है कन्वेयर बेल्ट सर्कुलेशन, ठीक है। इधर से आप देख सकते हैं डीप वाटर फॉर्मेशन, जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ पे डाउनवेलिंग हो रहा है। डाउनवेलिंग मतलब डेंसिटी डिफरेंस की वजह से पानी नीचे जा रहा है। और ये जो ब्लू वाला इंडिकेट करता है डीप वाटर सर्कुलेशन को, और ये जो रेड वाला इंडिकेट है वो सरफेस करंट को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये जो डीप वाटर यहाँ पे ओशन पानी नीचे गया डेंसिटी के वजह से फ्लो होके, ये अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक, देन साउथ अटलांटिक, देन यहाँ पे उसका ब्रांचेस, यहाँ एक ओपलिंग हो गया, और एक दूसरा ब्रांचेस यहाँ पैसिफिक में होते हुए सदर्न ओशन तक इधर जाके फिर से यहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये जो फेनोमेना होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हायर न्यूट्रिएंट कंटेंट रहता है वो डीप वाटर में ज़्यादा मिलता है, क्योंकि द डीप वाटर सर्कुलेशन इज ग्रेजुअली एक्यूमुलेटेड न्यूट्रिएंट बाय द ऑर्गेनिक मैटर। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए थे, जो ऑर्गेनिक मटेरियल का, जो ऑर्गेनिज्म लोगों का डेथ हो जाता है, वो लोग जब सिंक होते हैं, उनका डिकम्पोजिशन होता है, उसमें उसमें न्यूट्रेंट जनरेट होता है वहाँ से, ठीक है। तो वो जो न्यूट्रेंट ऑर्गेनिक मैटर दैट सिंक्स इन द ओशन फ्लो, दे सिंक कर जाता है और डीप ओशन करंट में मिल जाते हैं, ठीक है। बाय द टाइम इट रीचेज द नॉर्थ पैसिफिक, मतलब यहाँ से सिंक हो गया, तो ये जो करंट CO2 को, न्यूट्रेंट को कलेक्ट करता गया करता गया करता गया करता गया, ट्रैवल करता गया, फिर जाके पैसिफिक में पहुंच गया। मतलब पैसिफिक में पहुंचते पहुंचते वो न्यूट्रेंट कंटेंट का अमाउंट बढ़ गया। यहाँ पे कम था, रिलेटिवली कम था, और यहाँ पे रिलेटिवली ज़्यादा होगा, ठीक है। देन आता है CO2 का कॉन्सेंट्रेशन, जो दिया था CO2 का कॉन्सेंट्रेशन भी इधर ज़्यादा होगा, पैसिफिक में ज़्यादा होगा, नॉर्थ अटलांटिक में कम होगा, ठीक है। सॉरी, इधर 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 आके पैसिफिक इधर की साइड है, मतलब ये वाला भी पैसिफिक है, ये वाला भी पैसिफिक है, ठीक है। ये इंडियन है, ये जो करंट है ये फ्लो होके इधर तक आ गया, ठीक है। ये वाला जो यहाँ पे ओपोलिंग हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला कि न्यूट्रन कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा ज़्यादा देर तक ट्रैवल करने की वजह से, ठीक है। CO2 भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो डिसोल्यूशन पावर ऑफ CO2 इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द वाटर डेप्थ, ठीक है। मतलब जितना जितना वाटर डेप्थ बढ़ेगा, CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाएगा। जैसे कि हमें पता है कि पैसिफिक ओशन का सरफेस एरिया सबसे बड़ा है, तो और उसका डेप्थ भी सबसे बड़ा है। तो वो क्या करता है ना, ज़्यादा CO2 को डिजोल्व करके रखता है, वो अपना डीप वाटर में ज़्यादा CO2 को डिजोल्व करके रखता है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर जो होता है, जो CO2 का पार्शियल प्रेशर वाटर प्रेशर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोर इज द वाटर प्रेशर मोर इज द अमाउंट ऑफ CO2, ठीक है। देन ऑक्सीजन कैसे लोअर हो जाता है, यहाँ यहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, जब डीप वाटर में हम देखते हैं
जो फाइटोप्लैंक्टन का कमियां होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो मतलब लाइट मिलता नहीं है, वहाँ पे डार्क कंडीशन रहता है। तो डार्क कंडीशन में सनलाइट के वगैरह एब्सेंस में वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन नहीं होते, तो ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस होते। बाकी जो ऑक्सीजन रह जाते हैं, मतलब दूसरे कुछ सोर्स से जब ऑक्सीजन अगर कुछ प्रोड्यूस होता है, तो वो क्या क्या जो वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं, और कुछ जो मतलब रॉक्स एंड मिनरल्स का ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पे भी ऑक्सीजन का उपयोग हो जाता है, ठीक है। इसलिए ऑक्सीजन का भी शॉर्टेज दिखता है पैसिफिक ओशन में, क्योंकि ये जो कन्वेयर बेल्ट के साथ हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। कन्वेयर बेल्ट का सबसे जो आखिरी छोरा है वो पैसिफिक ओशन में खुलता है, तो इसलिए वो जो प्रॉपर्टी मैंने बोला, डीप वाटर जो कन्वेयर बेल्ट का प्रॉपर्टी बोला, वो सब एनरिच हो जाता है पैसिफिक ओशन में। वो सब जैसे कि मतलब CO2 का ज़्यादा होना, ऑक्सीजन का लोअर हो जाना, न्यूट्रन कंटेंट का ज़्यादा होना। तो उसी हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़ द फर्देस्ट अलोंग द डीप सर्कुलेशन पाथ, मतलब जो डीप सर्कुलेशन पाथ जहाँ से शुरू होता है वहाँ से बहुत दूर पड़ता है पैसिफिक ओशन, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक में शुरू होता है, हमने देखा। नॉर्थ अटलांटिक से पैसिफिक आते आते वो बहुत दूर ट्रैवल कर जाता है, इसलिए वहाँ पे ये सब प्रॉपर्टी का चेंजेस दिखाई देता है। यहाँ पे बाकी सब जब ऑप्शन हम लोग देखेंगे, लाइक ऑप्शन 2 में लिखा गया है ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मोर volcanoes along the margin of the Pacific, a large area of the Pacific Ocean, the deeper water depth of the Pacific Ocean. These three options are also correct, but they are not exactly correct. They are partially correct. ठीक है, सो उन चारों में से सबसे ज्यादा करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। सो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। क्या दिया है, which one of the this statement is not true for teal? सो नॉट ट्रू बताया गया है, ठीक है। टील एक ग्लाशियल डिपोजिशनल फीचर है, आप लोगों को पता है ग्लाशियल डिपोजिशनल फीचर है, आप लोगों को पता है, ठीक है। नॉट ट्रू दिया है, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, ट्रांसपोर्टेड इन masses बाय ग्लेशियर। इन masses का मतलब क्या है, ऑल टुगेदर, ठीक है। ये ठीक मतलब सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि जो ग्लाशियल का मूवमेंट होता है वो ऑल टुगेदर सारे टाइप के सेडिमेंट को ट्रांसपोर्ट करके लेके जाता है, ठीक है। मे हैव डिफॉर्मेशन फीचर सच एज फोल्ड्स, ये भी हो सकता है। जब ग्लाशियल का मूवमेंट होता है तो उसके साथ जो रॉक्स का जो मटेरियल का जो सेडिमेंट्स का मूवमेंट होता है उनका डिफॉर्मेशन भी हो सकता है, और वो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर भी दिखा सकते हैं। उससे हम ये भी जान सकते हैं कि दे द किस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है, और कैसा फॉल का क्राइटेरिया है, कैसे फॉल का शेप है, उसी हिसाब से हम ग्लेशियल मूवमेंट का पाथ भी डिसाइड कर सकता है। कितना फोर्स से ग्लेशियल मूवमेंट हो रहा था वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या दिया है, कैन नॉट बी यूज टू इन फॉर रीजनल आइस मूवमेंट, ये तो गलत हो गया। कैन बी यूज होगा, मतलब ये जो दिया है, जो आइस रीजनल आइस मूवमेंट का हम्म, जो मूवमेंट को हम ट्रैक करते हैं, ये बोल रहा है कि टील वो नहीं कर सकता है, पर टील का मेजर पोर्शन वही काम करता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एंड फोर्थ नंबर भी देख लेते हैं, आर पोरली सटेड डिपॉजिट। आप लोगों को पता है कि ग्लेशियल डिपॉजिट पोरली सटेड होता है किसी भी केस में, और किसी भी ग्लेशियल डिपॉजिट में जो सेडिमेंटरी का साइज हम देखते हैं वो पोरली सटेड होता है, ठीक है। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। क्या दिया है, इन एन अर्बन पोल्यूटेड एटमोस्फियर ड्यूरिंग व्हाट टाइम द डे विल द सरफेस ओजोन कंसंट्रेशन बी द हाईएस्ट। मतलब पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सरफेस ओजोन जो होता है वो कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लोअर सरफेस, एक तो ओजोन हमें स्ट्रेटोस्फीयर में मिलता है, ठीक है।
और एक जो हमें पोल्यूटेंट के रूप में मिलता है ट्रोपोस्फियर के अंदर, मतलब नियर सरफेस जो पोल्यूटेड सिटी है वहाँ पे हमें कुछ ओजोन के मात्रा मिलते हैं। वो कैसे मिलता है? उसे बोला जाता है ग्राउंड लेवल ओजोन, ठीक है। वो मिलके बनता है किससे किससे? नाइट्रस ऑक्साइड NOx प्लस volatile organic carbon प्लस सनलाइट, ठीक है। तो ये तीनों इंग्रेडिएंट मिलके हमें ट्रोपोस्फियरिक ओजोन देते हैं, जो कि पोल्यूटेड एरिया में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? सनलाइट के ऊपर। मतलब सनलाइट का इंटेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा, उतना प्रोमिनेंट हमें ये ओजोन फॉर्मेशन मिलता हुआ बनता हुआ मिलेगा, ठीक है। तो इन टाइम में से कौन से टाइम में सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी होता है सनलाइट का? तो ये हो जाएगा 2 PM से 4 PM तक, मतलब आफ्टरनून के टाइम में हमें सन का इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा मिलता है। विथ मोर सनलाइट available, the photochemical reaction that produces ozone accelerate leading to higher concentration during this time। मतलब इस टाइम में हमें ज़्यादा ओजोन देखने को मिलेगा, क्योंकि जो सनलाइट का इंटेंसिटी होता है, वो जो फेज होता है वो एक एडिशनल फेज होता है, जहाँ पे जो लॉन्ग वेव जो एमिट होता है सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी इस टाइम में देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा ओजोन हमें इस टाइम में मिलेगा। तो इसका आंसर होगा 2 PM से 4 PM, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑगेट हाउ मेनी ऑक्सीजन atom of each silicon tetrahedra are shared with other tetrahedra? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे कि ऑगेट पायरोक्सिन ग्रुप में आता है, मोनोक्लिनिक पायरोक्सिन, और पायरोक्सिन का सिलिकेट स्ट्रक्चर होता है सिंगल चेन सिलिकेट स्ट्रक्चर। और सिंगल चेन में हमें पता है कि एक टेट्राहेड्रा में 2 ऑक्सीजन शेयर होते हैं, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2 ऑक्सीजन शेयर होता है एक टेट्राहेड्रा में, ठीक है। ऑगाइड का और कुछ प्रॉपर्टी आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे ऑगाइड जो होता है वो सिमेट्रिकल एक्सटिंक्शन दिखाता है, कॉन्टैक्ट ट्विनिंग दिखाता है, ठीक है। ये कुछ आप लोग याद कर सकते हैं। उसका जो क्रिस्टल सिस्टम है वो मोनोक्लिनिक है, वो मोनोक्लिनिक पायरोक्सिन के एक एग्जांपल है, ठीक है। ऐसे आप रिलेट करके भी पढ़ाई कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन से कुछ ऑगाइड के बारे में आ गया, ऑगाइड आप नोट्स निकाले या बुक्स निकाले, ऑगाइड के रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टी है और क्या क्या मिनरल मोनोक्लिनिक में क्रिस्टलाइज होता है मोनोक्लिनिक पायरोक्सिन में, वो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्चुअली वन टाइप आप बोल सकते हैं कि एक डाटाबेस क्वेश्चन है। डोमेस्टिक वेस्ट वाटर विथ ग्रॉस फिकल कोलिफॉर्म कंसंट्रेशन कंटेमिनेशन इज कॉल्ड एज। पहले तो आप लोगों को ये चारों वाटर का मतलब क्या क्या, ग्रे वाटर क्या है, ब्लैक वाटर क्या है, रेड वाटर क्या है, ब्राउन वाटर क्या है, ये आप लोग को पता जानना चाहिए, ठीक है। ब्लैक वाटर क्या होता है पहले ग्रे वाटर देख लेते हैं, ठीक है। सॉरी, पहले ये इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। जो वेस्ट वाटर हमें डोमेस्टिक वेस्ट वाटर में फेकल कोलिफॉर्म एक टाइप का बैक्टीरिया होता है, जो कि हमारे इंटेस्टाइन और ब्लड में मिलता है। जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होता है, जिनमें ह्यूमन भी इंक्लूडेड है, उनमें इस टाइप का बैक्टीरिया कभी कभी आ जाता है। और ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? सॉइल में रहता है हमारा, मतलब जो टॉयलेट का टंकी रहता है उसमें है, वो मतलब वो नाली में रहता है, उस टाइप का। जिस जिस वाटर को हम रिसाइकल नहीं कर सकते और बाथरूम वाले वाटर में, वो जैसे डोमेस्टिक वेस्ट होता है ना, उस टाइप के वेस्ट में ये बैक्टीरिया होता है, ठीक है। अगर हम वही वाटर इंसिडेंटली या मतलब कंज्यूम कर लेते हैं या किसी तरह हमारे बॉडी में आ जाता है, तो ये जो बैक्टीरिया होता है हमारे इंटेस्टाइन में ग्रो होके बड़ा हो जाता है, ठीक है। जो बाद में हमें बहुत सारे डायरिया जैसे बीमारियां देती है, ठीक है। तो पहले तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक वाटर, ठीक है। ये ब्लैक वाटर का डेफिनेशन आप याद रखेंगे कि
ये जो टर्म होता है ये यूज किया जाता है डोमेस्टिक वेस्ट वाटर के लिए, जो कि कंटेन करता है वो बैक्टीरिया को, जो फेकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया को, जो हमारे इंटेस्टाइन को कंटेमिनेशन करता है, ठीक है। एंड ग्रे वाटर क्या है, मतलब ग्रे वाटर एंड ब्लैक वाटर बोथ आर काइंड ऑफ वेस्ट वाटर, बट ग्रे वाटर इज टाइपिकली characterized as water from sinks, bath, shower and washing machine। लाइक ये जो वाटर्स है ये हम रिसाइकल कर सकते हैं, और ऐसे बोल सकते हैं कि बिना कुछ ट्रीटमेंट के हम उसे बाहर छोड़ सकते हैं, वैसे टाइप के वेस्ट उसे ग्रे वाटर, मतलब उसे ग्रे वाटर बोला जाता है। और जो हो गया मतलब टॉयलेट, किचन, डिश वॉशेस, यूरिन, फूड वेस्ट, ये सब में ये फेकल कोलिफॉर्म होता है, और वो सब को मिला के वो सब जिस वाटर में रहता है उसे बोला जाता है ब्लैक वाटर। रेड वाटर क्या है, रेड वाटर न्यूट्रिएंट रिच फ्रेश वाटर। रेड वाटर एक टाइप ऑफ फ्रेश वाटर, ये याद रखिए, ये फ्रेश वाटर है जिसमें कि आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है, और आयरन की वजह से उसका जो कलर होता है वो रेड कलर हो जाता है, और इसके वजह से भी कुछ बीमारियां होता है, वो लोग आप गूगल में चेक कर सकते हैं। कुछ मतलब रीजनल डिजीज फैलता है ये ज़्यादा आयरन हो जाने की वजह से, ठीक है। और ब्राउन वाटर क्या है, ब्राउन वाटर सिंपली दे गेट देयर कलर फ्रॉम द सॉइल, सॉइल पार्टिकल, ठीक है। देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। If the Earth starts rotating in opposite direction on its axis with the same period of rotation, then how will the length of day and night be affected at a particular place on Earth's surface? से दिल्ली, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि जो जिस एक्सिस में अर्थ का रोटेशन हो रहा है उस एक्सिस में ही रोटेशन होगा, पर रोटेशन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, रोटेशन का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहले दिया गया क्या, लेंथ ऑफ द डे बिकम लॉन्गर बट नाइट शॉर्टर, लेंथ ऑफ द नाइट बिकम लॉन्गर बट डे शॉर्टर, देर विल नो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। ये आंसर हो जाएगा। ये एक बात आप लोग मे भी आप लोगों को पता होगा, अगर पता नहीं तो ये नोट करके लिख लीजिए कि द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट डिपेंड्स अपॉन द पीरियड ऑफ रोटेशन, नॉट द रोटेशनल डायरेक्शन। रोटेशनल डायरेक्शन की वजह से क्या होता है, जैसे हमारा अर्थ ईस्ट से वेस्ट तक मूव करता है, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट मूव करता है, इसलिए हमें सूरज जो होता है, सनराइज हमें ईस्ट की तरफ देखने को मिलता है। ये जो कंडीशन दिया गया है क्वेश्चन में, उसके वजह से सूरज जो होता है पश्चिम की तरफ उदय होगा, जो मतलब सनराइज होगा वो वेस्ट से होगा, जो सनसेट होगा वो ईस्ट से होगा, वही बस चेंजेस देखने को मिलेगा। और जो लेंथ ऑफ डे एंड नाइट उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया गया है, इफ द ग्रीन, रेड एंड नियर इंफ्रारेड शॉर्ट वेव बैंड ऑफ द LISS 3, LIS 3 सेंसर, ये एक इसरो का सैटेलाइट है, याद रखेंगे। LIS 3 में चार टोटल 5 ही सेंसर हो, जिसमें कि 3 जो सेंसर है वो फॉल्स कलर को डिटेक्ट करता है, ठीक है, जो फॉल्स कलर कंपोजिट होता है उसे डिटेक्शन करता है। उसका क्या होता है, मतलब ये याद रखेंगे, GBR BNIR, मतलब जो ब्लू कलर है वो फॉल्स कलर में ग्रीन रिप्रेजेंट होगा, जो रेड है वो ब्लू में रिप्रेजेंट होगा, जो नियर इंफ्रारेड है वो रेड में रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही दिया है, सेंसर आर डेजिग्नेटेड 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंड कॉम्बिनेशन वुड बी रेंडर्ड एट ए स्टैंडर्ड FCC मतलब फॉल्स कलर कंपोजिट, ठीक है। तो जो पहला एक नंबर में क्या दिया है, ग्रीन दिया है, ग्रीन दिया है, ग्रीन किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्लू को। और 2 नंबर में रेड दिया है, रेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नियर इंफ्रारेड को। एंड देन क्या दिया हुआ है, ग्रीन, रेड, नियर इंफ्रारेड, ग्रीन, रेड, नियर इंफ्रारेड,
तो नियर इंफ्रारेड जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है रेड को, ठीक है। इसलिए उसी हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ब्लू ग्रीन रेड। मतलब एक नंबर जो ग्रीन है, जो ग्रीन किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्लू को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अ, जो ओरिजिनल मतलब ब्लू कलर होता है वो फॉल्स कलर में ग्रीन रिप्रेजेंट होता है। जो ओरिजिनल रेड कलर है वो ग्रीन रिप्रेजेंट होता है, और नियर इंफ्रारेड वाला रेड रिप्रेजेंट होता है। इसमें होता है क्या है, जो केमोफ्लेज से जो मतलब अपने आप को, जो ये सब जो फॉल्स कलर कंपोजिट है वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम इन्वेंशन हुआ था। जिसमें कि जो मतलब पहले क्या था, पहले जो हमारा राडार सेंसर था वो विजुअल सेंसिंग, जो लाइट के रिफ्लेक्शन से सेंस करते हैं कि आर्मी का पोजीशन किधर है। तो आर्मी लोग क्या करते हैं कि जो ग्रीन कलर का सूट पहन लेते हैं, जो जिन लोगों ने पबजी खेला होगा पता होगा कि गिल्ली सूट पहन के लेट जाते हैं तो पता नहीं चलता है कि इंसान है कि पेड़ है, कुछ पता नहीं चलता है। तो इसमें से क्या होगा, जो इंसान, जो ग्रीन कलर होता है, प्लांट का ग्रीन कलर होता है, वो तो रिप्रेजेंट हो जाता है सिंपली मतलब ब्लू कलर में, ठीक है। पर जो नियर इंफ्रारेड वाला जो केमोफ्लेज करके बैठते हैं वो नियर इंफ्रारेड से पकड़े जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका 10 क्वेश्चन हो गया आज। तो बाकी का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, वीडियो लेक्चर बना लेंगे, हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये डिस्कशन अच्छा लग रहा है। तो जिस भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ये एक हेल्दी डिस्कशन होगा आपके बीच में और हमारे बीच में, कि क्या कैसे क्वेश्चन को हम टैकल करते हैं। CSI नेट का क्वेश्चन कैसे, मतलब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कैसे हम फायदा उठाते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, और किस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, और किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। ये सब लोग हम इस डिस्कशन से पता कर सकते हैं। और आगे एक एक करके हम सारे जो ईयर के 2014 तक सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे, और एक हेल्दी डिस्कशन के मैं आशा करता हूँ, ठीक है।